सो हाय एवरीवन, दिस आवर फिफ्थ क्लास। आज हम करने वाले हैं क्या, कूलम्ब्स लॉ के ऊपर क्वेश्चंस। तो कल हमने क्या किया था, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। और वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ जो था वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12th का, चाहे बोर्ड्स के लहजे से देखा जाए, चाहे कंपटीशन जैसे जेईई मेंस और एडवांस की बात की जाए। ठीक, तो आज हम उसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन ऑन कूलम्ब्स लॉ आज हम लोग करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, a charge q is fixed at the bottom of the smooth incline of angle theta, a block of mass m and charge q is to be placed on the incline so that it remains at rest. What should be the separation between them? तो हमसे पूछा जो है वो है कि ये कोई एक इंक्लाइन प्लेन था, ठीक है, और ये जो एंगल है वो थीटा है। यहाँ पे कोई चार्ज क्यू को फिक्स कर दिया गया है। अ चार्ज क्यू इज फिक्स्ड एट द बॉटम, मतलब नीचे यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है। ठीक, ये फिक्स्ड कर दिया गया है। इसके बाद एक ब्लॉक ऑफ मास एम, मतलब एक एम मास का जो ब्लॉक था, ठीक, ऑफ चार्ज क्यू, इसका चार्ज कितना है, प्लस क्यू है, इज टू बी प्लेस्ड ऑन इंक्लाइन, मतलब इस इंक्लाइन प्लेन पर इसे रखा गया है। तो इट रिमेन्स एट रेस्ट, मतलब कि ये इसी पर रुका रहना चाहिए। तो इनके बीच का, मतलब इस चार्ज और इस चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है वो क्या होना चाहिए। तो लेट अस सपोज हमने इसे क्या मान लिया, एल मान लिया। ठीक, तो हमें एल की वैल्यू पता करनी है ना, कि एल की ऐसी क्या वैल्यू होनी चाहिए कि ये जो एम मास का ऑब्जेक्ट है यहीं पर रुका रहे। ठीक, तो सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो सोल्यूशन, तो जैसे ये हमने क्या ड्रा कर लिया, इंक्लाइन प्लेन। ठीक, तो हमारा जो चार्ज है वो क्यू यहाँ पे है और थीटा यहाँ पे था। ठीक, और हमारा जो बॉडी था, मतलब मास था, एम मास की बॉडी वो यहाँ पे थी। अब अगर हम एनएलएम से देखें तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से अगर हम यहाँ पे देखें तो इस पे क्या लग रहा होगा, नीचे एक फोर्स लग रहा होगा एम जी। ठीक, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर क्या लग रहा होगा, एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा। ठीक, तो और ये चार्ज प्लस क्यू था और ये भी क्यू था, मतलब कि दोनों का साइन सेम है, मतलब दोनों लाइक चार्जेस है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। तो यहाँ पे एक फोर्स है एफ, जहाँ जो कि क्या वैल्यू होगी, एफ इक्वल टू के क्यू क्यू अपान में एल स्क्वायर, क्योंकि इनके बीच का सेपरेशन जब हम क्या माने थे, एल माने थे। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे इस पे भी फोर्स लगा होगा कि ये अभी फिक्स है, तो फोर्स लगे या ना लगे दिक्कत नहीं होगी इसमें। अब ये थीटा है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, अगर हम इस पे पूरा परपेंडिकुलर हटाएंगे तो ये 90 बनेगा और ये 90 माइनस थीटा, तो जो ये वाला एंगल बनेगा वो क्या होगा, हमारा थीटा। अगर ये वाला एंगल थीटा है, ये एम जी है, तो एम जी का कंपोनेंट इस साइड क्या मिलेगा, एम जी कॉस थीटा। और जो ये वाला कंपोनेंट होगा एम जी का वो क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा। और हम क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि इनके बीच का सेपरेशन क्या होना चाहिए, कि जो ऑब्जेक्ट ये है एम मास का वो इसी पर रुका रहे। ठीक, तो अगर इसे रेस्ट पे रखना है, रेस्ट एलोंग इंक्लाइन, अगर इसे इंक्लाइन पर इसे रेस्ट रखना है तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, कि जो ये वाला फोर्स है वो इसके बराबर होना चाहिए। ठीक, क्योंकि ये एम जी कॉस थीटा और नॉर्मल तो कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो के क्यू क्यू बाई एल स्क्वायर, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो है वो बराबर होना चाहिए किसके, एम जी साइन थीटा। हमसे पूछा गया था एल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो एल इक्वल टू हो जाएगा रूट में के क्यू क्यू अपन में एम जी साइन थीटा। ठीक, तो ये क्या हुआ, हमारा आंसर हुआ। ठीक, तो एक बार फिर से अगर हम देखें तो क्वेश्चन में पूछा था कि इंक्लाइन प्लेन है, कोई स्मॉल क्यू चार्ज यहाँ पे रखा गया है और कोई इसी इंक्लाइन पर एम मास का कोई ऑब्जेक्ट है और क्यू चार्ज उस पर है, वो एल किसी डिस्टेंस पर रखा गया है और एक थीटा पर रखा गया है। ठीक,
तो इनके बीच का सेपरेशन क्या हो कि ये जो थी बॉडी है वो यहीं पर रेस्ट पे कर रही है, ठीक। तो इसीलिए हमने ये कैलकुलेशन किया, तो हमें जो ये एल की वैल्यू हमें मिली वो क्या मिली, रूट में के क्यू क्यू अपान में एम जी साइन थीटा, ठीक। और अगर आपको बता दे कि ये जो क्वेश्चन है ये किसका है, एफ सभी का, ठीक। इस वर्ग की बुक से किताब है, ठीक है। तो अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। A charge can be placed at a point and other equal and opposite charges revolving around the fixed charge with angular velocity omega. Find the radius of circular path. तो हमसे क्या पूछा है, रेडियस पूछा है सर्कुलर पथ का। तो क्वेश्चन क्या कहा है कि एक प्लस क्यू चार्ज का ऑब्जेक्ट था, ठीक। प्लस क्यू चार्ज का ऑब्जेक्ट था, ठीक है। इस फिक्स्ड, इसे क्या किया गया है, फिक्स कर दिया गया है एट अ पॉइंट, ये किसी को पॉइंट पर क्या कर दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है। एंड अनदर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, मतलब क्यू के बराबर ही बट अपोजिट चार्ज को क्या किया गया है, इज रिवॉल्विंग अराउंड द फिक्स्ड चार्ज, मतलब यहाँ पे अगर हम इसे माने तो ये माइनस क्यू चार्ज होगा, मतलब इस मैग्नीट्यूड सेम होगा बट अपोजिट होगा साइन, ठीक। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इसके चारों तरफ क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, ठीक है, रिवॉल्विंग अराउंड द फिक्स्ड चार्ज, मतलब इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। माइनस क्यू चार्ज जो है वो क्या कर रहा है, इसके चारों तरफ जा रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी, मतलब किस वेलोसिटी से जा रहा है, ओमेगा से, ठीक। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पथ, मतलब कि ये जो सर्कुलर पथ बना है इसकी रेडियस क्या होगी, यही पूछा है आपसे, ठीक। तो ये जो क्वेश्चन है वो मिक्स करके आया हुआ है, किससे, सर्कुलर मोशन से और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो माइनस क्यू और ये प्लस क्यू है तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा, ठीक। जिसे अगर हम इधर दिखाए तो यहाँ पे एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा। इस फोर्स की जो वैल्यू होगी एफ, एफ इक्वल टू क्या मिलेगा, के क्यू क्यू अपान में, अगर हम इसे रेडियस आर माने हैं तो ये क्या होगा, आर स्क्वायर, ठीक। ये इक्वल टू होगा के क्यू स्क्वायर बाई आर। साइन क्यों नहीं लेके भी, हम मैग्नीट्यूड की बात करते थे, इसमें आपको पहले ही बता दिया गया था, ठीक। अब अगर हम इसे सॉल्व करने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कराते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी सर्कुलर मोशन बोल चुके होंगे, ठीक। तो कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, कॉन्सेप्ट, ठीक। तो कॉन्सेप्ट क्या है, फॉर सर्कुलर मोशन देयर शुड बी सेंट्रीपेटल फोर्स, ठीक। तो आप लोग सर्कुलर मोशन पढ़े थे ना कि सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता था, ये सेंट्रीपेटल क्या था, सेंट्रीपेटल फोर्स जो था वो किसके बराबर था, एम बी स्क्वायर बाई आर, या फिर एक दूसरा फार्मूला हम लोग पढ़े थे, एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक। अब इस केस में क्या होना चाहिए, जब जो सेंट्रीपिटल फोर्स था हमसे पूछा क्या गया, आर। तो यहाँ पे एक फोर्स लग रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला और दूसरा फोर्स लग रहा होगा सेंट्रीपिटल वाला, ठीक। अब अगर दोनों बैलेंस हो जाए तो वहां से हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक, मतलब इक्विलिब्रियम में रहे तब। तो अगर हमको क्या चाहिए, आर की वैल्यू चाहिए, मतलब रेडियस ऑफ द सर्कुलर पथ चाहिए, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो एफ सेंट्रीपिटल होगा या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के बराबर होना चाहिए, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक। अब जब सेंट्रीपिटल क्या, ये लगाएंगे फार्मूला कि ये लगाएंगे, तो यहाँ पे देखो ये ओमेगा से घूम रहा था, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, ये ओमेगा वाला फार्मूला, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा का कोई भी जिक्र नहीं हुआ है, तो ये वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे, हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जहाँ पे हमने अभी निकाला ये क्या है, के क्यू स्क्वायर बाई आर, ठीक। के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, आर स्क्वायर। अब हमें चाहिए क्या, आर की वैल्यू चाहिए, तो आर क्या होगा, सबको आर को एक साइड रख लो, बाकी सबको एक साइड रख दो। यहाँ पे आर की जो वैल्यू मिलेगी, आर इक्वल टू क्या होगा, आर क्यूब इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपान में यम ओमेगा स्क्वायर, यही मिलेगा, ठीक।
तो हमसे आर पूछा था, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में के क्यू स्क्वायर अपान में एम ओमेगा स्क्वायर। ठीक, तो हम ये भी लिख सकते हैं, या फिर कहीं कहीं ऐसा भी लिखा रहता है, और आर इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपान में एम स्क्वायर नहीं, रूट नहीं लगेगा, ठीक है, मतलब 1/3 की बात हो रही है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, के क्यू स्क्वायर बाई एम ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पे पावर क्या हो जाती थी, 1/3 होगी। ठीक, यहाँ पे स्क्वायर होता था, रूट आता, ठीक, बट यहाँ पे क्यूब था। यहाँ पे देखो कि आर स्क्वायर जब इधर जाएगा तो आर क्यूब बन जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1/3 हो जाएगी। तो ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। ठीक, अब आगे की बात करें तो ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है, तो 2 स्मॉल बॉल्स ऑफ मास m आर टाइड टू स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l, मतलब कि इसमें जो पूछा गया है वो क्या है कि 2 बॉल्स हैं, स्मॉल बॉल्स हैं जिनका मास m दिया गया है, वो रस्सी से, मतलब आर टाइड टू स्ट्रिंग मतलब रस्सी से बांध दिया गया। कुछ इस तरीके से अगर हम बात करें, मतलब ऐसा कुछ बांधा गया है। ठीक, दोनों का मास क्या है, m है, इनका भी मास m और इसका भी मास m, और जो स्ट्रिंग की लेंथ है, मतलब रस्सी, स्ट्रिंग मतलब रस्सी की जो लेंथ है वो l दी गई है। आर हंग फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, मतलब एक कॉमन पॉइंट से इसे लटकाया गया है। ऑन अ सीलिंग, मतलब किसी सीलिंग से, छत से, या ठीक। व्हेन बोथ द बॉल्स आर गिवन सम सेम चार्जेस q, मतलब इन दोनों को क्या कर दिया गया, सेम चार्ज दे दिए q। ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्सन दे गेट सेपरेटेड आउट, फाइंड द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद वर्टिकल। ठीक, हमसे क्वेश्चन क्या आ गया है कि हम ये कोई चार्जेस थे, ठीक, तो वो हमारे पास ये वाले चार्जेस थे। ठीक, यहाँ पे क्या हुआ कि 2 बॉक्स थे यहाँ पे, ठीक, जिनका मास m था और चार्जेस भी बराबर ही थे। अब यहाँ पे क्या होगा, सेम चार्जेस होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि म्यूचुअल रिपल्सन जब होगा तो ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। जब सेपरेट होंगे तो जो वर्टिकल के साथ एंगल बनाएंगे, मतलब ये वाला एंगल, अगर हम इसकी बात करें, तब जब ये सेपरेट हो जाएंगे तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, वर्टिकल लाइन जो बनेगी, तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो इसे अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें क्वेश्चन में क्या है, ये कोई सीलिंग से 2 बॉब्स लटकाए गए थे, दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा। इसका भी मास m है और इसका भी मास m है, और चार्ज q है और इसका भी चार्ज q है। अब इन दोनों में क्या होगा, एक F इलेक्ट्रोस्टैटिक लगेगा, मतलब F रिपल्सन, F, ठीक, और इधर भी क्या लगेगा, F क्या होगा, F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक, अब और ये वाला लेंथ कितना है, l, और हमने ये वाला एंगल जो माना था इसे हमने क्या मान लिया, थीटा। अब दोनों सेम ही है तो इन दोनों थीटा भी सेम ही होगा, थीटा और थीटा मान लिए। ठीक, तो अब अगर हम यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या क्या हमें मिल रहा होगा। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे एफ ही निकाल लें, तो एफ ही निकालने के लिए हमको ये वाला डिस्टेंस पता होना चाहिए, ये वाला। ठीक, तो एफ ही अगर हम निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो एफ ही पहले निकाल लें अगर, तो एफ ही क्या होगा, एफ ही इक्वल टू के क्यू अपान में आर स्क्वायर। ठीक, अब आर क्या होगा यहाँ पे, अगर ये एल है तो ट्रिग्नोमेट्री से अगर हम देखें ये एल है तो ये क्या होगा, यल साइन थीटा होगा, क्योंकि थीटा के लिए सामने वाली क्या है, नॉर्मल है। ठीक, तो ये अगर हम आपको इसे ही समझा दें तो ये अगर हम यहाँ पे देख लें तो ये थीटा है, ये एल है, थीटा के सामने वाली साइड नॉर्मल है, ये हाइपोटेनस दिया गया है, तो नॉर्मल पूछा है। ठीक, नॉर्मल पूछा गया है, ठीक है, हाइपोटेनस दिया गया जो कि एल है, और नॉर्मल अपॉन हाइपोटेनस जो होता है वो साइन थीटा होता है। तो यानी इक्वल टू क्या मिला हमें, एल साइन थीटा मिला। ठीक, क्लास 10th में पढ़े होंगे इसे। यहाँ पे क्या होगा, एल साइन थीटा ये भी होगा और एल साइन थीटा ये भी होगा डिस्टेंस। ठीक, तो यहाँ पे जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2l साइन थीटा
क्योंकि हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए, ठीक। तो ये 2l साइन थीटा मतलब आर का स्क्वायर था, तो 2l साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमें मिला क्या, के क्यू स्क्वायर अपान में 2l साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक। अब हमसे पूछा क्या था कि ये थीटा, क्वेश्चन में क्या पूछा था हमसे कि थीटा कब रिमेन सेम रहेगा, मतलब ये थीटा क्या होगा वर्टिकल के साथ, ठीक। अब आगे अगर हम सॉल्व करें तो इस पे और सारी फोर्सेस भी लग रहे होंगे ना। तो अगर हम यहाँ पे देखें, चाहे एक एक पे ड्रा कर लेते हैं ना, अभी दोनों पे ड्रा कर लें, तो यहाँ पे एक नीचे फोर्स लग रहा होगा mg, ठीक। और ये रस्सी है, रस्सी पे भी एक फोर्स लग रहा होगा, टेंशन फोर्स, ठीक। तो जनरल में पढ़े थे, है ना। अब ये टेंशन फोर्स जो होगा, ये थीटा है, ये टेंशन है, तो यहाँ पे इसके भी कंपोनेंट टूट जाएंगे। अब जब कंपोनेंट टूटेंगे तो एक कंपोनेंट तो इस साइड जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा, ठीक। क्योंकि ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, और जो ये वाला कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा हमारा टी साइन थीटा, ठीक। अब इसी तरीके से यहाँ पर कोई टेंशन लगेगा, सेम तरीके से कंपोनेंट यहाँ पर भी टूटेगा था। अभी जगह नहीं है इसीलिए हम एक पे ही FBD बनाया, फ्री बॉडी डायग्राम हमने एक का ही बनाया हुआ है। अब हमसे पूछा क्या था कि ये थीटा वर्टिकल साथ कितना होगा, ठीक। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो नेट फोर्सेस हैं उसे क्या करना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम में लाना पड़ेगा, मतलब इक्विलिब्रियम में लाना पड़ेगा। तो ये एफ नेट इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, एफ नेट इक्वल टू जीरो, मतलब कि किसी भी डायरेक्शन में जाए नेट फोर्स क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, ठीक। तो अब क्या हो गया, यहाँ पे फोर्सेस कौन कौन से हैं, मतलब समीशन एफ नेट इक्वल मतलब कि समीशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब अगर हम एक्स की बात करें तो यहाँ पर वाई में कैंसिल हो जाएगा ना, टी एम जी टी कॉस थीटा को कैंसिल कर देगा, तो हमें केवल एक्स में ही फोर्सेस मिलेंगे। तो एफ एक्स इक्वल टू जीरो होना चाहिए, मतलब जितने भी एक्स में फोर्सेस हैं वो जीरो होने चाहिए, नेट की बात अगर हम करें तब। तो एक्स में क्या आएगा, टी साइन थीटा आएगा। टी साइन थीटा किसके बराबर होगा, टी साइन थीटा अगर हम यहाँ से देखें तो ये किसके बराबर होगा, एफ ई के, ठीक। इस वाले एफ ई के बराबर होगा। यहाँ पे क्या टी साइन थीटा इक्वल टू एफ ई होना चाहिए। और दूसरे अगर हम बात करें तो टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा किसके बराबर होना चाहिए, एम जी के। अब दोनों को अगर हम रेशियो ले लें तो टी से टी कैंसिल, साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता था, टेन थीटा, और ये बन जाएगा एफ ई बाई एम जी। तो ये हमें एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला मिला। तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा एन को उधर भेज दें, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एफ ई बाई एम जी हो जाएगा। और एक पॉइंट जो है आपको याद रखनी है कि अगर जो भी हमने सॉल्व किया इसी से ये पॉइंट मिला है, ठीक। तो यहाँ पे अगर कोई ऐसा दिया गया है क्वेश्चन कि जो इनका मास है और चार्ज है दोनों भी क्या है, इक्वल है, क्यू है एम है, तो ये भी क्यू है और एम है, तो इनके बीच का जो थीटा है ये थीटा है और ये भी थीटा है, तो जो एंगल होगा वो एंगल क्या होता है, टेन थीटा बराबर एफ ई बाई एम जी होता है। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है एफ इक्वल टू क्या था, के क्यू स्क्वायर बाई टू एल साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक। या फिर के क्यू स्क्वायर बाई फोर एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये दो पॉइंट्स हैं, याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन में भी अप्लाई हो जाता है। तो अभी जो हमने ये क्वेश्चन किया है ये किसका है, ये कई बार किस में आया हुआ है, जेई मेंस में, ठीक। और जेई एडवांस में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक। आप चेक कर सकते हैं पीवाईक्यू जो होगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, इन प्रीवियस क्वेश्चन इफ एंगल इज स्मॉल। अब पिछले वाले क्वेश्चन से ही ये भी रिलेटेड है कि अगर जो ये थीटा था वो अगर स्मॉल होगा तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, बस इतना ही पूछा गया है, ठीक। हमने क्या देखा, जो एंगल बड़ा था तो टेन थीटा बराबर एफ ई बाई एम जी मिला था, ठीक। अब अगर हम दोनों को वैल्यू रख दें तो टेन थीटा इक्वल टू एफ ई की वैल्यू क्या मिली थी, मैं यही देखे, तो के क्यू स्क्वायर अपान में फोर एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू एम जी, ठीक। अब ये क्यू है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा,
हम अगर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उन्हें एक साइड कर लें तो tan थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा हमें के क्यू स्क्वायर अपान में 4l स्क्वायर एम जी मिलेगा। और अगर आपको कुछ याद हो, आप लोग ये एक पॉइंट पढ़े होंगे, स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन, मैथ में भी पढ़ भी चुके होंगे स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन। ठीक, तो स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन क्या कहता है, अगर ये tan थीटा है, बहुत स्मॉल एंगल है, इसे हम अप्रॉक्सीमेटली थीटा कह सकते हैं। ठीक, और अगर साइन थीटा है तो इसे अप्रॉक्सीमेटली हम थीटा कह सकते हैं, और वहीं अगर कॉस थीटा है तो उसे हम अप्रॉक्सीमेटली 1 कह सकते हैं। तो ये पॉइंट है, आपको याद रहनी चाहिए। ठीक, यहाँ पे हमें क्या मिला tan थीटा, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो ये tan थीटा किसके बराबर होगा, थीटा के, इंटू साइन थीटा बराबर किसके, थीटा के। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे क्या होगा, थीटा स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपान में 4l स्क्वायर एम जी हो जाएगा। अब इधर अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएं तो हमें क्या मिलेगा, थीटा क्यूब, तो थीटा क्यूब इधर जाके क्या बनेगा, के क्यू स्क्वायर अपान में 4l स्क्वायर एम जी पावर 1/3 हो जाएगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड्स में इसका डेरिवेशन भी आता है कि बताइए अगर दो मासेस हैं, रखा गया है ऐसे, तो ये सेपरेट होंगे तो वर्टिकल साथ इतना एंगल बनाएंगे, इसे प्रूव करिए। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। अब हम कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस की बात अगर हम कर ले तो पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जिसे कह रहे हैं ठीक कि ये कोई दो मासेस थे, मास सेम है, m m मास का, ये भी m मास का, बट यहाँ पे चार्जेस क्या है, q1 है और q2 है, मतलब चार्ज चेंज है और मास सेम है, और ये एंगल थीटा है, ये एंगल अल्फा मान लिए। और यहाँ पे जो दिया गया है कि जो q1 है वो किसके बराबर है, और q1 जो है वो ग्रेटर देन q2 है। ठीक, तो बताइए कि ये कौन सा केस पॉसिबल होगा। मतलब पहला केस है हमारा क्यू थीटा इक्वल टू अल्फा है, दूसरा थीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, और तीसरा थीटा इज लेस देन अल्फा। तो कौन सा कंडीशन सही होगा यहाँ पे, तो सॉल्व कर लेते हैं इसे ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें ये इस पर फोर्स लग रहा होगा, ठीक, पहले तो इन दोनों का रिपल्सन फोर्स लग ही रहा होगा, और यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा कौन सा, एम जी, नीचे की तरफ, क्योंकि मास है तो एम जी लगेगा ही। और इधर एक फोर्स लग रहा होगा कौन सा, इधर जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या होगा, एफ ई, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक, और इधर भी लग रहा होगा एफ ई, और इस पर भी नीचे लग रहा होगा एम जी। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाला डिस्टेंस तो हमने अभी भी निकाला था, अगर ये एल होगा तो ये एल साइन थीटा होगा, या एल साइन अल्फा होगा, ये एल साइन थीटा होगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे एंगल चेंज हो गए हैं, ये एल साइन अल्फा होगा, ये और ये थीटा होगा। ठीक, हमने यहाँ पे भी इससे मतलब नहीं, हमें केवल थीटा से मतलब है, तो हमने इसे क्या मान लिया, आर मान लिया। ठीक, आर की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, आर की वैल्यू क्या होगी, अगर ये एल होगा तो ये एल साइन अल्फा बनेगा, और ये अगर ये एल होगा तो ये एल साइन थीटा बनेगा। तो दोनों में क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा प्लस एल साइन अल्फा हो जाएगा, दोनों में एल कॉमन लोगे तो एल इंटू साइन थीटा प्लस साइन अल्फा हो जाएगा। ठीक, बट अभी हमसे इससे मतलब नहीं है, तो ये आर ही हम रख के चल रहे हैं। तो इस केस में अगर हम देखें तो थीटा एफ पी क्या होगा, अगर आपसे पूछे एफ पी क्या होगा तो एफ पी क्या होगा, के Q1 Q2, Q1 ही है, Q2 Q2 हुई है, अपान में रेडियस आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, वहीं अगर हम थीटा की बात करते थे, जब थीटा की बात आती थी तो हम यह अभी भी निकाल के आए थे ना, वर्टिकल के साथ एंगल जो मिलता था वो थीटा था, तो tan थीटा इक्वल टू एफ बाई एम जी पाए थे। ठीक, tan थीटा इक्वल टू एफ बाई एम जी। ठीक, तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो अगर हम इसके लिए बात करें तो इसके लिए भी tan थीटा, अगर थीटा की बात करें ना, tan थीटा इक्वल टू एफ बाई एम जी, जो एफ इस मास के लिए होगा वही इसके लिए भी होगा, और जो एम जी इसका होगा वही इसका ही होगा, क्योंकि दोनों का मास सेम ही है। तो इस केस में क्या होगा, जो tan थीटा मिलेगा वही क्या मिलेगा, tan अल्फा भी मिलेगा, तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा। ठीक, इसका मतलब थीटा इक्वल टू क्या मिला, अल्फा मिला है। कैसे मिला समझ में आया, देखो मास दोनों का सेम है तो एम जी दोनों का सेम होगा, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो भी दोनों का ही सेम होगा, क्योंकि इसमें दोनों चार्जेज आते हैं, जो इसमें रहेगा वही इसमें भी रहेगा, एक्स रिएक्शन वाले थे।
तो यहाँ पे क्या हुआ, टेन थीटा बराबर हो किसके, टेन अल्फा के। अब टेन थीटा बराबर टेन अल्फा है, टेन से टेन कैंसिल, थीटा बराबर अल्फा मिला। ठीक, अब इसकी हम बात कर लें। तो इसमें क्या पूछा गया है, वही सेम क्वेश्चन। इस बार क्या किया गया है, मास चेंज कर दिया गया है, चार्ज इक्वल है। ठीक, इसका भी क्यों, इसका भी क्यों, बट मास m1 m2 हो गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब इसे भी देखें। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम जब बी टी बनाए, इसका मतलब फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, तो इसे हम अभी आर ही मान रहे हैं। नीचे लग रहा होगा एक फोर्स एम जी। ठीक, टेंशन वेंशन लगेगा ना, उसमें मतलब नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले डेरिवेट कर लिया है। तो हमें पता है कि हमें केवल एम जी और एफ ई चाहिए। तो एम जी ये हो गया, और दोनों में अगर चार्जेस सेम है तो रिपल्सन एक इधर लगेगा एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, और इधर भी एक लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एफ ई, जिसकी वैल्यू क्या होगी, के क्यू यू टू बाई आर स्क्वायर। दोनों क्यू सेम है, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक, अब नीचे लग रहा होगा एम जी। अगर इसे सॉल्व करें हम, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, टेन थीटा बराबर, अगर हम टेन थीटा निकालें पहले थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, एफ ई बाई एम जी। ठीक, अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पे देखो इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, और यहाँ पे दिया गया है कि m1 इज ग्रेटर देन m2। अब जिसका मास यहाँ पे जाएगा, जैसे यहाँ पे थीटा की बात करें, तो थीटा के लिए ये क्या होगा, m1 मास होगा, और m1 जो कि है एक बड़ा मास। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसका मास ज़्यादा होगा उसका थीटा कम होगा, एंगल कम होगा। क्यों, देखो अगर ये ज़्यादा वैल्यू होगा तो ये वाली वैल्यू कम हो जाएगी, ये अगर ज़्यादा होगा तो ये वैल्यू कम होगी। तो इसका मतलब जिसका मास ज़्यादा होगा उसका एंगल भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे मास m1 का ज़्यादा है तो इसका एंगल भी कम हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, थीटा इज लेस देन अल्फा हो जाएगा। तो ठीक, थीटा इज लेस देन अल्फा, ये वाला आंसर हो जाएगा। होप सो समझ में आया होगा। ठीक, अब एक जो हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वो ये, ठीक, क्वेश्चन क्या कहता है, अभी एक क्वेश्चन इस पे और कर लेते हैं ना। तो सातवां क्वेश्चन यहाँ पे है हमारा। क्वेश्चन क्या है, वही इस बार क्या हुआ, चार्ज और दोनों अलग अलग है। देखो इस बार क्या है, m2 मास ज़्यादा, मतलब ये वाला मास ज़्यादा है, ये वाला मास कम है, और q2 ज़्यादा है। इसका मतलब कि ये वाला चार्ज भी ज़्यादा है और ये वाला चार्ज नहीं, इसमें q1 ज़्यादा है, मतलब चार्ज q1 ज़्यादा है, q2 कम है। तो यहाँ पे इस केस में क्या होगा, अगर हम इसकी बात कर लें, तो वही केस तीनों में बताना है कि थीटा इक्वल टू अल्फा होगा, कि थीटा ग्रेटर देन अल्फा होगा, कि थीटा लेस देन अल्फा होगा। क्या करेंगे, पहले वही एफ बी डी बनाएंगे। एफ बी डी जैसे बनाओगे इधर क्या मिलेगा, एम जी मिलेगा। ठीक, यहाँ पे एम जी नहीं मिलेगा ना, यहाँ पे मासेस अलग अलग थे, तो यहाँ पे m2g मिलेगा, यहाँ पे m1g मिलेगा। ठीक, यहाँ पे क्या मिलेगा, m2g, और यहाँ पे m1g। इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों का सेम ही रहेगा, जो कि हम अगर सेम एफ ही मान लें, क्योंकि दोनों में वही चार्ज रहने हैं, एफ इधर भी और एफ इधर भी। ठीक, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, टेन थीटा इक्वल टू एफ ई बाई एम जी। अब जिसका मास ज़्यादा उसका थीटा कम हो जाएगा। ठीक है, तो स्मॉल, अगर ये दोनों स्मॉल एंगल होंगे तो स्मॉल एंगल की अगर हम बात कर लेते हैं, थीटा इक्वल टू एफ ई बाई एम जी होगा। अब मास जिसका ज़्यादा होगा उसका थीटा कम हो जाएगा। ठीक, तो मास ज़्यादा किसका है, m2 का ज़्यादा है, तो इसका मतलब कि जो थीटा होगा वो बड़ा होगा किससे, अल्फा से, मतलब ये वाला एंगल कम हो जाएगा ना। देखो m2 जो है ग्रेटर देन m1 है, तो ये वाला जो होगा उसका थीटा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। थीटा यहाँ पे क्या है, अल्फा है, मतलब एंगल की बात हो रही है ना। थीटा मतलब यहाँ पे एंगल दिखाया ना, ये वाला थीटा नहीं। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। तो ये हो जाएगा हमारा इसमें। अब यहाँ पे हमारा एक लास्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। अब इसमें क्या है कि क्लास 11th का भी रिवीजन, जैसे यहाँ पर सब में भी आ रहा था ना रिवीजन, बट यहाँ पर भी अच्छा रिवीजन चाहिए होगा क्लास 11th का। ठीक, तो इसमें क्या पूछा गया है इसकी अगर हम बात कर लें, देखो इसमें जो पूछा गया है कि अगर कोई ये सीलिंग से दो बॉक्स लटकाए गए हैं जिनका मास क्या दिया गया, डेंसिटी ऑफ बॉल रो दिया गया है, मतलब इस बॉल की डेंसिटी रो दी गई है
चार्ज ऑफ स्फीयर मतलब इन दोनों का चार्ज क्यू है और मास ऑफ स्फीयर सेम, मतलब अगर ये एम है तो ये भी एम है, मतलब दोनों का मास सेम है। और जो ये थीटा है बहुत ही स्मॉल है, थीटा इक्वल टू स्मॉल दिया गया है। ठीक, आगे क्या कहा गया है कि द होल सेटअप इज डिप्ड इन लिक्विड, मतलब कि इस पूरे सेटअप को अगर हम किसी लिक्विड में डिप कराते हैं, जैसे ये पूरा सेटअप था, इसे हमने उठा करके किसी लिक्विड में डिप करा दिया। ठीक, लिक्विड डिप कराने का मतलब क्या हुआ, इसे किसी बाल्टी में रख दिया ना, कंटेनर में रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे इसे किसी लिक्विड में डिप करा दिया गया है, जिसका डेंसिटी क्या है, इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, जिसका जो लिक्विड का डेंसिटी है वो रो दिया गया है। तो आपसे पूछा क्या है, व्हाट शुड बी द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट सो दैट थीटा रिमेन्स सेम, मतलब कि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जो ये थीटा है वो जो वैक्यूम में था और जो मीडियम में था वो दोनों ही इक्वल हो। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ठीक, इम्पोर्टेंट। सो अब अगर हम इसे सॉल्व करें, हमने क्या देखा कि हमने इसे किसी कंटेनर में रखा है। तो हमने क्या किया था कि ये हमारा सीलिंग से दो बॉक्स यहाँ पे रखे गए थे और इन्हें किसी लिक्विड में क्या कर दिया गया था, डिप करा दिया गया था। ठीक, अब यहाँ पे देखोगे तो इस ये अगर दोनों का चार्ज क्यू है, अगर हम ऐसे रहे, मास तो सेम ही था, तो इनके ऊपर एक फोर्स इधर लग रहा होगा एफ, और इधर भी फोर्स एफ लग रहा होगा। ठीक, आपसे पूछा क्या है, इसका जो के की वैल्यू है तो वही आपको फाइंड करना है। तो ठीक, सॉल्व करते हैं इसे पहले ना। तो जैसे ही सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जो फोर्स होगा एफ चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने वैक्यूम के लिए अलग पढ़ा है, मीडियम के लिए अलग पढ़ा है। ठीक, तो जो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स न्यू होगा, न्यू क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पहले वैक्यूम में था तो दूसरा होगा, अभी नया वाला निकलेगा जो मीडियम में रखा गया है, तो क्या होगा, एफ ई बाई के होगा। वहाँ पे पढ़े थे ना कि जो एफ न्यू था, कल ही पढ़े थे हम लोग, एफ न्यू इक्वल टू एफ ओल्ड अपान में के हो गया था। ठीक, यही हमने पढ़ा था, यहाँ पर भी न्यू इक्वल टू एफ ई अपान के ही है। अब यहाँ पे एक टर्म हमें पता होना चाहिए कि जब पानी में डिप कराया जाता है तो वहाँ पे अपेरेंट वेट लगता है। ठीक, अपेरेंट वेट क्या होता है, अपेरेंट वेट, अपेरेंट वेट मतलब कि एम मास तो सेम ही रहेगा बट वहाँ पे जी इफेक्टिव लगने लगता है। ठीक, जी इफेक्टिव। ठीक, तो ये क्या होगा, इक्वल टू होता है ये एम जी इंटू वन माइनस रो बाई सिग्मा बाई रो होता है। ये आप किसमें पढ़े होंगे, फ्लूइड्स में पढ़े होंगे ना, क्लास 11th के फ्लूइड्स मैकेनिक्स में। ठीक, अब हमसे पूछा क्या था, के की वैल्यू चाहिए हमें, तो के कैसे निकालेंगे, के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि हमें, मतलब अगर हम जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स निकाल ले तो वहाँ से के भी निकलेगा, तो क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पे दोनों का थीटा हमें क्या करना है, कंडीशन भी मीट करानी है कि दोनों थीटा इक्वल रहे। तो थीटा के लिए हमने अभी फार्मूला पढ़ा था क्या, टेन थीटा इक्वल टू एफ ई बाई एम जी, यहाँ से एफ ई भी मिल जाएगा हमें। सो टेन थीटा इक्वल टू, अब एफ ई क्या होगा, एफ ई बाई की होगा, ये न्यू वाला है ना, ये न्यू की बात हो रही है। ठीक, तो ये क्या होगा, एफ ई बाई के होगा अपान में एम जी में कौन सा ये होगा, अब यहाँ पे जी इफेक्टिव लगने लगेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एम जी वन माइनस रो जी हो जाएगा, वन माइनस सिग्मा बाई रो हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से अगर हम देखें तो अगर ये दोनों एंगल सेम थे, सिंस एंगल इज सेम, अगर दोनों एंगल सेम है तो यहाँ पे क्या होगा कि जो टेन थीटा होगा वो बराबर होगा टेन थीटा के, मतलब ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल होगा। ठीक, ये दोनों ही थीटा थे ना। सो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, एफ ई अपान एम जी इक्वल टू क्या होगा, एफ ई अपान में
के एम जी 1 माइनस रो अपान सिग्मा अपान रो हो जाएगा। ये हमने वैक्यूम वाला ले लिया और ये मीडियम वाला, ठीक है, अलग अलग नहीं लिया हमने, केवल हमें अंतर बताना था कि इसमें वैक्यूम में और इसमें जब जाएगा तो के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, थीटा सेम रहे। तो हमने पहले का थीटा ले लिया और उसमें मीडियम में जाने के बाद वाला थीटा ले लिया। दोनों अगर आपस में इक्वल बना देते, एफ से एफ कैंसिल, एम जी से एम जी कैंसिल, तो यहाँ से हमें के की वैल्यू चाहिए थी, तो के क्या हो जाएगा, के इक्वल टू 1/1 माइनस सिग्मा अपान रो हो जाएगा। ठीक, यहाँ से के की वैल्यू जो हमें मिली वो रो अपान रो माइनस सिग्मा मिला है। अब यही क्या है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक, किसका, ऑफ लिक्विड, जो भी लिक्विड था। अब इसे एक तरीके से फार्मूले से भी आप लोग याद रखेंगे, जब भी आपसे पूछेगा तो हम डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं अगर थीटा सेम रहा तब। तो यहाँ पे क्या है, ये जो रो है ये क्या है, बॉडी का डेंसिटी है, वो बॉडी का है, रो ऑफ बॉडी अपान में रो ऑफ बॉडी माइनस सिग्मा ऑफ लिक्विड, मतलब डेंसिटी ऑफ बॉडी अपान में डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड से हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उस लिक्विड का निकाल सकते हैं। ये एक फार्मूले की तरह भी आप याद रख सकते हैं, ठीक। सो आज के लिए इतना ही करते हैं ना, तो ये इन सभी क्वेश्चन को एक बार फिर से ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, जेईई मेंस और एडवांस में आते रहते हैं ना, और बोर्ड्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।